नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। जीके जीएस के क्रम में हम लोग इतिहास देख रहे हैं और आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके आगे की चीज़ों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। हम लोग देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को, तो इससे जो भी ज़रूरी तथ्य हैं उनको देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड डफरिन की निर्देश पर ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्थापना जो है वो 1885 में वायसराय लॉर्ड डफरिन ने के निर्देश पर ए.ओ. ह्यूम ने किया था। यानी कि इससे ये चीज़ पता चलता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो है वो 1884 से लेकर 1888 के बीच में माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत बना। इसके आगे अगर देखेंगे तो इसका पहला अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ग्वालियर टैंक के स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी प्रथम अध्यक्षता की थी और इसी अध्यक्षता में, इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर यानी कि भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। कांग्रेस शब्द जो है वो उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। और इसके बाद देखा जाए तो इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग की बीमारी फैल जाने के कारण इसका जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में कराया गया, तय था पूना में। प्रथम अधिवेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें फिरोज शाह मेहता, दिन शवाचा, दादा भाई नौरोजी, वी राघवाचारी और एस सुब्रमण्यम जो थे वो प्रमुख थे। और दूसरा अधिवेशन जो है वो इसका 1886 में, यानी कि एक साल के बाद में दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दूसरे इसके अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया था। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इसके आगे देखेंगे तो इसका तीसरा अधिवेशन 1887 में फिर एक साल के बाद मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की। और बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। इसके वायसराय कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन थे। और इसमें देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसके बाद देखा जाए तो पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और ये बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो था वो पूना में होना था और हो गया कहाँ पर? बम्बई में, क्योंकि पूना में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। इसके आगे अगर देखा जाए तो इसमें 72 प्रतिनिधि थे। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। फिर पूछा जाएगा कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 85 में पहला और 86 में दूसरा और 87 में तीसरा। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और तीसरे की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इसके बदरुद्दीन तैयबजी थे, जिन्होंने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को याद रखना है हमने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ। हर साल देख रहे हैं हम लोग कि अधिवेशन हो रहा है। तो चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ ये,
और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। जानकारी के लिए ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जॉर्ज यूल जो थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। प्रथम महिला की बात करें तो यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी, और एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सरोजनी नायडू थी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम महिला है और यहाँ नीचे देख रहे हैं प्रथम भारतीय महिला है। तो प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था। तो इस तरह से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे उस चीज़ों को देख लिया। हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन को। तो बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन को देखते हैं यहाँ पर। तो भारत में बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो ये इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और ये प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। फिर से एक बार इस चीज़ को देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था, और इसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की थी। आगे अगर देखा जाए तो ये प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, और इसके प्रभावी होने के कारण पूरे बंगाल में उस दिन क्या किया गया था कि शोक दिवस मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस मनाने के लिए आह्वान किया था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है, और स्वदेशी आंदोलन जो है इसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध अपने गीत को लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। बंगाल विभाजन जो है वो 1911 में रद्द हो गया लॉर्ड हार्डिंग के समय में। यानी बंगाल विभाजन कब हुआ तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और ये रद्द कब हुआ तो 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। लागू हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय में और रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय में। बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 को हुई और प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। ये चीज़ों को, ये भी जो एक दो चीज़ें हैं इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जो है वो दिल्ली में आए, और दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई, और साथ ही साथ ये भी घोषणा की गई कि अब कलकत्ता की जगह पर दिल्ली जो है वो भारत की नई राजधानी बनेगी। नई राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया। यहाँ पर 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी, और इसके बाद 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण का दिन निर्धारित किया गया। और इस अवसर पर रास बिहारी बोस ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। अब वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। वायसराय की जो पदवी थी उस समय वो एक राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग थी, यानी वर्तमान में जो पदवी राष्ट्रपति, जो पावर राष्ट्रपति के पास में है, वही उस समय तत्कालीन समय में जो था वो वायसराय के पास में हुआ करता था, वही पावर। तो एक वायसराय पर बम फेंका गया, और किसके द्वारा तो रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका गया। और कब तो 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण, राजधानी हस्तांतरण के समय में इस पे बम फेंका गया था हार्डिंग पर। तो इस तरह से हम लोग बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना को। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी, और नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में एक सभा की स्थापना की गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसके बाद देखेंगे कि इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो वकार उल मुल्क थे, और इसके बाद देखा जाए तो प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क के बाद 1908 ईस्वी में आगा खां को इसका अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि अब आगा खां जो थे वो मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1908 में आगा खां को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले
चौधरी रहमत अली ने किया था, जो कि कैम्ब्रिज के छात्र थे। कैम्ब्रिज के छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले अली कुंजमान ने तैयार किया था और 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव जो है वो पहली बार पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो इस तरह से मुस्लिम लीग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख लिए हम लोग। देखते हैं हम लोग कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की पृष्ठभूमि को देखेंगे यहाँ पर। तो 1905 से 7 के बीच में अगर देखा जाए तो गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच में मतभेद हो गया और मतभेद इनका एकदम आखिरी चरण पर पहुंच चुका था, यानी विघटन की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी थी। यहाँ देखा जाए तो जो गर्मपंथी थे वो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी जो थे वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो ये भी इनके मतभेद का कारण था। यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अगर कलकत्ता अधिवेशन को देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता क्यों की थी? क्योंकि यहाँ पर गर्मपंथियों और नरमपंथियों में अध्यक्ष पद को लेकर के मतभेद हो गया था। अध्यक्ष पद को लेकर के मतभेद के कारण इनकी स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी थी कि यहाँ पर गर्मपंथी और नरमपंथी विभाजित होने के कगार पर आ चुके थे। लेकिन भूपेंद्र नाथ बासु के द्वारा यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए दादा भाई नौरोजी की घोषणा कर दी गई और इसके बाद दोनों पक्ष इस नाम पर सहमत हो गए, यानी कि दादा भाई नौरोजी के नाम पर दोनों पक्ष सहमत थे और इस कारण से इनके विभाजन की जो बात थी वो यहाँ पर रुक गई। तिलक यहाँ पर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और विपिन चंद्र पाल तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी अधिवेशन में यानी कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गर्मपंथियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन से संबंधित 4 विधेयकों को पारित करवाया था। और इसके बाद देखा जाए तो इसी अधिवेशन में यानी कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया था। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे वो भूपेंद्र बासु थे। भूपेंद्र बासु को स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन की जो मुख्य बातें हैं वो चीज़ हम लोग देख लिए। देखते हैं सूरत विघटन को। सूरत विघटन जो है वो सूरत का अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को हुआ। उसी में सूरत विघटन हुआ और ये ताप्ती नदी के किनारे पर हुआ था और ये 23वां अधिवेशन था। तो सूरत अधिवेशन जो है वो 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे हुआ था और इसी में सूरत विघटन हुआ। ये 23वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। इस समय जो भारत के वायसराय थे तो वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। इनका शासनकाल 1905 से 1910 के बीच में माना जाता है। अधिवेशन जो है वो नागपुर में होना था पहले, यानी कि ये जो अधिवेशन है 23वां अधिवेशन, तो 23वां अधिवेशन होना था नागपुर में। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 12 दिसंबर 1907 को नरमपंथियों और गर्मपंथियों में इतना झगड़ा हो गया कि नरमपंथियों के द्वारा इस अधिवेशन को सूरत स्थानांतरित करना पड़ा, यानी कि ये अधिवेशन जो है वो सूरत में हुआ। विवाद जो था वो किस चीज़ पर था? तो अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद था। राष्ट्रवादी चाहते थे, राष्ट्रवादी किन्हें कहा गया है? गर्मपंथियों को कहा गया है और उदारवादी नरमपंथियों को कहा गया है। तो राष्ट्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने अध्यक्ष और उदारवादी चाहते थे कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। यहाँ पर देखा जाए तो उदारवादी यानी कि नरमपंथियों की विजय हुई। नरमपंथी जो थे वो किसी भी प्रकार से क्या करना चाहते थे कि अधिवेशन के अध्यक्ष पद से, अध्यक्षता से गर्मपंथियों को यानी कि राष्ट्रवादियों को दूर रखना चाहते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो उदारवादी जो है वो सफल हुए और
रास बिहारी घोष को यहाँ पर अध्यक्ष पद पर आसीन करा दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। इस पद के कारण ये पूरा माहौल झगड़े में और असंतोष में बीता और ये इतना आगे तक बढ़ गया कि इसके कारण कांग्रेस का पहला विघटन हुआ। पहला विघटन, कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का पहला विभाजन जो है वो सूरत विघटन में हुआ था 1907 में। इसमें यह अफवाह भी फैला दी गई कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन से संबंधित 4 विधेयक जो पारित करवाए थे, तो ऐसी अफवाह फैलाई गई कि उदारवादियों यानी कि नरमपंथियों के द्वारा इसे निष्प्रभाव किया जाने वाला है, लेकिन ये अफवाह ही थी। इसके आगे अगर देखा जाए तो इस विघटन में लाला लाजपत राय, मोतीलाल घोष, बीसी चटर्जी और लाला हरिकिशन जो थे, ये लोग दोनों के बीच समझौता कराना चाहते थे, लेकिन ये समझौता हो नहीं पाया और यहाँ पर देखा जाए तो नरमपंथियों और गरमपंथियों का बंटवारा हो गया। फिर यहाँ पर इस घटना के क्रम में मिंटो यानी कि जो उस समय यहाँ का वायसराय था, तो मिंटो ने मार्ले को ऐसा पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत है। यानी कि सूरत में कांग्रेस का जो पतन हुआ ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी जीत थी। तो इस प्रकार से सूरत विघटन हुआ और ये नरमपंथियों और गरमपंथियों का विभाजन हुआ। यहाँ पर देखते हैं हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें की मेन बात जो थी वो था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था कब की गई, तो 1909 में की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 9 के तहत या फिर मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत क्या किया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई। अब देखते हैं लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता को देखेंगे यहाँ पर, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता देखने को मिली। 1916 का जो ये लखनऊ अधिवेशन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें मेल मिलाप हो रहा है, तो इस चीज को याद रखेंगे। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता देखने को मिली और साथ ही साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच में भी एक समझौता हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ 1916 में, उसे लखनऊ पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके आगे देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन जो है वो किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में 23 अप्रैल 1916 में स्थापना किया गया था। तो महाराष्ट्र के पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 23 अप्रैल 1916 को। इसके बाद अगर देखा जाए तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग के लिए आयरलैंड के तर्ज पर होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके सचिव जो थे वो जॉर्ज अरुंडले होम रूल थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद ने भारत में उत्तरदायी शासन प्रदान करने की घोषणा कर दी, जिसके फलस्वरूप एनी बेसेंट ने भी भारत में होम रूल आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को देखे, लखनऊ समझौता को देखे, होम रूल लीग आंदोलन को देखे। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को देख करके और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें समाप्त होती है। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते नहीं हैं तो इससे अच्छा लगता नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मनोबल और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट करके बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग एक टॉपिक और बचता है तो उसको देख लेते हैं।
एक नज़र हम लोग देख लेते हैं भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास पर। तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जो संपादित की गई थी उन्हें देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद भारतीयों के द्वारा जो संपादित की गई हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में बम्बई में संपादित किया गया था इसे। मद्रास मेल 1868 में और मद्रास में इसे संपादित किया गया था। पायनियर 1876 में इलाहाबाद में इसे संपादित किया गया था और स्टेट्समैन 1878 में इसे कलकत्ता में संपादित किया गया था। ये वो पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा संपादित किया गया था भारत में। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है वो कौन सी पत्रिकाएं हैं जो कि भारतीयों के द्वारा संपादित की गई थी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारतीयों के द्वारा जो पत्र पत्रिकाएं संपादित की गई थी उन्हें कि केसरी और द मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया गया था। केसरी और द मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया गया था। इसके आगे देखेंगे कि कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन और सावित्री ये अरविंद घोष के द्वारा संपादित किया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संपादित की गई भारतीय पत्रिका है। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, गीता रहस्य पूछता है कि किसके द्वारा संपादित किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे संपादित किया गया था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इंडिया फॉर इंडियंस ये चित्तरंजन दास के द्वारा संपादित किया गया है और होम एंड द वर्ल्ड ये रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा इसे संपादित किया गया है। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हम लोग वही देख रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये इम्पॉर्टेंट है दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके बाद सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा इसे संपादित किया गया। हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये जो है बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, ये महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया था। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, आनंदमठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, कर्मभूमि और सोजे वतन ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय के द्वारा, फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास। इसके बाद अगर देखेंगे तो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, इंडियन मिरर और कामबोधिनी केशव चंद्र सेन के द्वारा। इसके बाद देखें तो अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इसके बाद यंग इंडिया हरिजन और नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया। इसके बाद ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और कामरेड हमदर्द ये मोहम्मद अली के द्वारा संपादित किया गया। इसके आगे देखेंगे कि इन इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका राजा राम मोहन राय और द रिवोल्यूशनरी जो है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा संपादित किया गया। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल के द्वारा संपादित किया गया। इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा और तराने हिंद और बागेदरा ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा संपादित किया गया था। इसके आगे एक छोटा सा और हम लोग देखेंगे कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था और नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे।
तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और लोगों के पास शेयर करना है। तब तक इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलेंगे।